तो चलिए भारत की जीवन रेखाओं यानी हमारे नदियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये हमारे भूगोल, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का जीता जागता संगम है। इस विश्लेषण में हम भारत के नदी तंत्र की हर परत को खोलेंगे, खास तौर पर उन जरूरी फैक्ट्स पर ध्यान देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आते हैं। तो इस ज्ञान की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम सबसे पहले नदियों के मूल अंतर को समझेंगे, फिर उनके तंत्र की बनावट और जीवन चक्र को देखेंगे। उसके बाद कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे और अंत में परीक्षा के लिए सबसे खास तथ्यों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। अगर भारत की नदियों को समझना है तो इसकी चाबी उनके मूल अंतर में छिपी है। एक तरफ हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो सवाल ये है कि आखिर ये अंतर है क्यों? देखिए, हिमालयी नदियां निकलती हैं ग्लेशियर से, इसीलिए इनमें साल भर पानी रहता है, मतलब ये बारहमासी हैं। ये नदियां युवा हैं, एनर्जी से भरपूर। ये तेज ढलानों से उतरती हैं, पहाड़ों को चीरकर गहरी वी आकार की घाटियां बना देती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी, मतलब प्राचीन हैं और ये बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये मौसमी होती हैं। वो अपनी पुरानी, चौड़ी और उथली घाटियों में धीमी गति से बहती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, नदियां कभी अकेले नहीं बहती। वो एक बहुत बड़े और डायनामिक सिस्टम का हिस्सा होती हैं, जिसे जमीन की बनावट यानी हमारा भूगोल आकार देता है। आइए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जल विभाजक ये क्या होता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी घर की ढलान वाली छत। जब बारिश होती है तो छत का ऊपरी हिस्सा पानी को 2 अलग-अलग दिशाओं में बांट देता है ना? बिल्कुल वैसे ही कोई भी ऊंची जमीन, जैसे कोई पहाड़ या पठार, पानी के बहाव को 2 अलग-अलग नदी सिस्टम में बांट देता है। बस उसी को जल विभाजक कहते हैं। भारत में देखें तो हिमालय एक बहुत बड़ा जल विभाजक है, जो उत्तरी भारत और मध्य एशिया के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है। पश्चिमी घाट को तो भारत का मुख्य जल विभाजक कहा जाता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग करता है। इसी तरह विंध्य सतपुड़ा रेंज उत्तर और दक्षिण भारत के बीच है, और अमरकंटक पठार तो इतना कमाल का है कि वहां से 3 अलग-अलग दिशाओं में नदियां निकलती हैं। अब एक और बहुत ही दिलचस्प जियोलॉजिकल प्रोसेस है, नदी अपहरण। इसे आप प्रकृति में एक तरह की चोरी समझ सकते हैं। होता यह है कि जब एक ज्यादा ताकतवर नदी तेजी से कटाव करती हुई किसी दूसरी कमजोर नदी के रास्ते तक पहुंच जाती है, तो वो उसका पानी ही चुरा लेती है, और नतीजा अपहरण करने वाली नदी और भी बड़ी हो जाती है, और बेचारी वो नदी जिसका पानी छिन गया या तो बहुत छोटी रह जाती है या कभी-कभी सूख भी जाती है। अब बात करते हैं नदी के जीवन चक्र की। क्या हम जानते हैं कि इंसानों की तरह नदियों का भी एक पूरा जीवन चक्र होता है? WM डेविस ने बताया कि ये 3 स्टेज में होता है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अपनी युवा अवस्था में, जैसा कि हिमालय के पहाड़ी इलाकों में होता है, नदी का मुख्य काम कटाव करना यानी जमीन को काटना होता है। जब वो मैदानों में आती है यानी प्रौढ़ावस्था में, तो वो कटाव भी करती है और साथ साथ मलबा जमा भी करती है। इससे उसकी घाटी चौड़ी होती जाती है। और आखिर में अपनी वृद्धावस्था में, जब नदी समंदर के पास पहुंचती है तो उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। तब उसका सिर्फ एक ही काम रह जाता है, अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा करना, जिससे डेल्टा जैसी आकृतियां बनती हैं। ठीक है, अब कुछ सीधी और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आइए दुनिया और भारत की कुछ बड़ी नदियों, झरनों और बांधों पर एक तेज नजर डालते हैं। दुनिया की महान नदियों में देखें तो नील नदी अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है, दुनिया में सबसे लंबी, जबकि अमेज़न नदी में पानी का बहाव सबसे ज्यादा है और उसका बेसिन एरिया भी सबसे बड़ा है। यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है और हमारी गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अब भारत के कुछ मशहूर झरनों को देखते हैं। यहाँ सबसे जरूरी फैक्ट ये है कि कर्नाटक में वराही नदी पर बना कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा जोग, धुआंधार और शिव समुद्रम भी काफी प्रसिद्ध हैं। और अगर दुनिया के पैमाने पर देखें तो वेनेजुएला का एंजल फॉल्स लगभग 989 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। सोचिए, ये ऊंचाई सचमुच में हैरान कर देने वाली है।
अब बात करते हैं भारत के विशाल बांधों की, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर बांध की अपनी एक खासियत है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा डैम है, तो वहीं ओडिशा का हीराकुड बांध अपनी लंबाई के लिए मशहूर है, जो करीब 4.8 किलोमीटर लंबा है। इस एक आंकड़े को तो बिल्कुल याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर लगभग 261 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड है, जहां हम उन सभी फैक्ट्स को दोहराएंगे जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला फैक्ट, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। दूसरा, लंबाई में भले ही नील आगे हो, लेकिन पानी की मात्रा यानी जल प्रवाह के मामले में अमेज़न का कोई मुकाबला नहीं है, वो सबसे बड़ी है। भारत की बात करें तो गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर सवाल प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हो तो जवाब होगा गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड। ये चारों फैक्ट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। कुछ खास भौगोलिक संरचनाओं से भी सवाल आते हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नर्मदा और तापी ये वो दो मुख्य नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं। और अमरकंटक पठार रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। और एक आखिरी मजेदार फैक्ट, पंजाब शब्द का मतलब ही है 5 नदियों की भूमि, जो सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों के इलाके को दिखाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल सोचना जरूरी है, भारत में नदियों के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं? क्यों कोई नदी एक जगह पर पहाड़ को काट रही है तो दूसरी जगह पर विशाल मैदान बना रही है? इसका जवाब भारत के विविध भूगोल, उसकी चट्टानों की बनावट और यहाँ की जलवायु में छिपा है। सोचते रहिए और सीखते रहिए।